हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिल्वर लाइब्रेरी। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मूवमेंट ऑफ फोर्स, जो कि क्लास 10 फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है। तो हमें पहले पता है, हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि फोर्स क्या होता है। जब एक रिजिड बॉडी पे फोर्स लगता है तो फिर मोशन क्रिएट होता है। ठीक है, तो जब ये मोशन क्रिएट होता है तो मोशन के भी बहुत डिफरेंट काइंड्स होते हैं। उसी के साथ अगर हम एक नॉन रिजिड बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो या तो उसका साइज शेप चेंज होता है या फिर उसमें उसका मोशन मतलब कि डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो फिर इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि पहले हम देख लेते हैं हमारे सिलेबस में क्या है। काइंड्स ऑफ मोशन, कि फोर्स लगाने पर जो एक बॉडी के ऊपर मोशन क्रिएट हो रहा है वो कितने टाइप्स का है। टॉर्क, कपल, इक्विलिब्रियम, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं काइंड्स ऑफ मोशन से। तो जब एक रिजिड बॉडी के ऊपर हम फोर्स लगाते हैं तब वो मूव करती है वो बॉडी। तो फिर वो बॉडी जो होती है वो स्टेशनरी होती है। अगर हम उस पर फोर्स लगाते हैं तो फिर वो क्या करते हैं, मोशन में आती है। तो या तो वो लीनियर मोशन पे आती है या तो रोटेशनल मोशन पे आती है। लीनियर मोशन क्या होता है? When a force acts on a stationary rigid body which is free to move, the body starts moving in a straight path in the direction of the force. ठीक है, तो जब एक स्टेशनरी बॉडी के ऊपर हम फोर्स लगाते हैं तो वो बॉडी क्या करती है, वो मूव करने लगती है। ठीक है, और अगर वो बॉडी स्ट्रेट पाथ में मूव करती है, मतलब कि उसका डायरेक्शन स्ट्रेट होता है, तो बोला जाता है कि वो है लीनियर मोशन। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि ये है एक बॉल। ठीक है, ये इसका पाथ है, ये है बॉल और ये इसका पाथ है। ठीक है, तो जब हम फोर्स लगाते हैं, हम यहाँ से अगर लगाए समझ लो फोर्स, ठीक है एफ, तो ये कहाँ कौन से डायरेक्शन में जाएगी, इस डायरेक्शन में जाएगी। तो ये क्या स्टेशनरी बॉडी है। ठीक है, हमने फोर्स लगाया तो फिर ये स्ट्रेट पाथ में जाएगी। ठीक है, तो इसका डायरेक्शन ऑफ फोर्स कहाँ होगा, इस साइड होगा। तो इसको हम बोलेंगे लीनियर मोशन। ठीक है, तो फिर इसी को हम बोलते हैं लीनियर मोशन, कि जब एक स्टेशनरी रिजिड बॉडी के ऊपर हम लगाते हैं फोर्स, तब क्या होता है कि अगर वो बॉडी स्ट्रेट पाथ में जा रही है तो उसको हम बोलेंगे लीनियर मोशन। ठीक है, फिर उसके बाद अगर अब हम देखेंगे रोटेशनल मोशन। ठीक है, रोटेशनल मोशन क्या होता है कि अगर एक समझ लो कि एक बॉडी है। ठीक है, अगर मैं आपको समझाती हूँ एक डायग्राम से। ठीक है, उससे आपको बहुत हेल्प होगा। फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ पर एक बॉल लिया है। ठीक है, ये पाइवटेड है, मतलब कि ये फिक्स्ड है, मिडल से ये फिक्स्ड है। ठीक है, ये इसका है पाइवट। तो if a body is pivoted at a point and a force is applied on the body at a suitable point, it rotates the body about the axis passing through the pivoted point. This is the turning effect of the force and the motion of the body is called rotational motion. तो हमारा पाइवट ये रहा। ठीक है, तो अगर समझ लो कि हमने यहाँ से फोर्स लगाया। ठीक है, ये है एफ, और यहाँ से हमने ये फोर्स लगाया, तो फिर ये कौन से डायरेक्शन में मूव करेगी, ये समझ लो ये एक व्हील है। ठीक है ना, तो फिर ये फिक्स्ड होगी, तो फिर ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, तो ये जो पाइवट है, ये जो है हमने यहाँ पर अभी ये जो करा है पाइवटेड पॉइंट। ठीक है, ये पाइवटेड है। ठीक है, और हमने फोर्स लगाया, बॉडी पे फोर्स लगाया एक सुटेबल पॉइंट पे, और ये जो बॉडी है ये रोटेट कर रही है, ये इस डायरेक्शन पे रोटेट कर रही है। ठीक है, अबाउट द एक्सिस, ये है इसका एक्सिस। ठीक है, तो ये जो पाइवटेड पॉइंट पे रहकर अबाउट द एक्सिस जो ये रोटेट करती है, ये एक मोशन क्रिएट कर रही है एक बॉडी का। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं टर्निंग इफेक्ट। ये जो फोर्स के वजह से ये जो मोशन क्रिएट हो रहा है फ्रॉम द एक्सिस, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं टर्निंग इफेक्ट। और यही एक बॉडी पे मोशन क्रिएट कर रही है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं रोटेशनल मोशन। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज रोटेशनल मोशन। ठीक है, फिर उसके बाद ये टू काइंड्स ऑफ मोशन थे। जब फोर्स एक बॉडी पे लगता है तो अगर बॉडी स्ट्रेट पाथ पे जा रही है तो वो है लीनियर मोशन। अगर वो बॉडी पाइवर्टेड है, ठीक है, और फोर्स लग रहा है और वो बॉडी रोटेट कर रही है, तो हम उसको बोलेंगे कि वो रोटेशनल मोशन है। ठीक है,
फिर उसके बाद आता है टॉर्क। ये है मेन टॉपिक इस चैप्टर का, जो कि है मूवमेंट ऑफ फोर्स, या फिर हम बोलते हैं टर्निंग इफेक्ट, या फिर टॉर्क। The turning effect on a body about an axis is due to the moment of force applied on the body. तो ये भी मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगी। फॉर एग्जांपल हमने ये एक यहाँ पे ये एक व्हील है, ठीक है, ये एक स्टीयरिंग व्हील है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमने जैसे अभी देखा कि ये है इसका पाइवट, ठीक है, और ये है इसका एक्सिस, और हम जब इसको घुमा रहे हैं, मतलब कि हमने अगर यहाँ से फोर्स लगाई तो फिर ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है। तो अब इसमें हमने क्या देखा कि ये जो टर्निंग इफेक्ट हो रहा है, ये टर्न कर रही है, ये एक मोशन आ रहा है, ये स्टेशनरी था सबसे पहले, ये स्टीयरिंग व्हील स्टेशनरी था। सबसे पहले हमने जब फोर्स लगाया, हमने यहां से फोर्स लगाया, ये है डायरेक्शन ऑफ फोर्स, लेकिन मोशन कहाँ क्रिएट हो रहा है, ऐसे क्रिएट हो रहा है मोशन। तो ये जब इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, पाइवर्टेड है, मतलब ये टर्निंग इफेक्ट आ रहा है, तो इसका मतलब इसी को हम बोलते हैं टर्निंग इफेक्ट, या फिर मूवमेंट ऑफ फोर्स, या फिर टॉर्क, ठीक है। मतलब कि इसके जो फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, उसी से हमें समझ में आ जाएगा कि टॉर्क का मतलब क्या होता है। एक है मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स अप्लाइड, perpendicular distance of the line of the action of the force on the axis of rotation। तो अब मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स अप्लाइड की मतलब कि हमने फोर्स कितना लगाया, ठीक है, कि हमने पहले फोर्स कितना लगाया, और फिर उसके बाद परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हमारा है पाइवट, इससे ये जो डिस्टेंस है, इससे इतना, मतलब कि ये इतना जो डिस्टेंस है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ द एक्शन ऑफ द फोर्स। ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये जो डी है, ठीक है। तो टॉर्क जो होता है उसके दो फैक्टर्स होते हैं, एक तो मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स अप्लाइड एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ द एक्शन ऑफ द फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। आई तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं टॉर्क। फिर उसके बाद अगर हम इसका डेफिनेशन देखेंगे तो क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ द एक्शन ऑफ द फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब कि टॉर्क जो है वो क्या होता है कि अगर मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा हमारा टॉर्क, ठीक है। जैसे कि अब अगर हम यूनिट्स देखें टॉर्क का, तो क्या है, यूनिट ऑफ फोर्स एंड यूनिट ऑफ डिस्टेंस, मतलब कि मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स अप्लाइड इनटू perpendicular distance of the line of the action of the force from the axis of rotation is equal to torque, ठीक है, या फिर हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। तो इसका यूनिट्स कैसे निकालेंगे, यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स अगर हम देखेंगे यहाँ पर कि हमारा फॉर्मूला क्या है, फोर्स अप्लाइड एंड द डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब कि डिस्टेंस है, तो यहाँ पर हम पहले लेंगे फोर्स का, ठीक है, फोर्स का हमें पता है न्यूटन, फिर उसके बाद हम लेंगे मीटर जो कि है हमारा डिस्टेंस, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, न्यूटन मीटर, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये हुआ ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। तो 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर इज इक्वल टू हुआ हमारा न्यूटन मीटर, ठीक है। और अगर हम 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 10⁵ डाइन इंटू 10⁵2 सेंटीमीटर, ये है डाइन, और सेंटीमीटर जो है ये इसका सीजीएस यूनिट होता है। न्यूटन और मीटर जो होता है वो होता है उसका एसआई यूनिट। और केजीएफ अगर हम केजीएफ और जीएफ के टर्म्स में लेंगे, ठीक है, तो 1 kgf मीटर इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन मीटर, 1 gf इंटू सेंटीमीटर इज इक्वल टू 980 डाइन सेंटीमीटर। अगर मीटर में हो रहा है तो मतलब कि वो हमारा एसआई यूनिट है, इसलिए हम लिख रहे हैं न्यूटन मीटर। अगर सेंटीमीटर है तो मतलब कि हमारा ये है सीजीएस यूनिट, तो सीजीएस यूनिट है डाइन सेंटीमीटर। तो ये था यूनिट्स ऑफ टॉर्क, ठीक है। ये यूनिट्स ऑफ टॉर्क स्पेशली आपको हेल्प करेगा न्यूमेरिकल्स में, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में बहुत बार डायरेक्ट फोर्स जो है वो न्यूटन या फिर डिस्टेंस मीटर के फॉर्म में नहीं देता है, तो इसीलिए आपको ये वैल्यूज बहुत हेल्प करेंगे। 1 न्यूटन मीटर इंटू 10⁵ डाइन इंटू 10⁵2 मीटर, ये आपको बहुत हेल्प करेगा।
फिर उसके बाद टॉर्क के बाद आता है कपल। तो ये कपल क्या होता है? अब टॉर्क जो होता है उसी से रिलेटेड है कपल। मतलब कि अगर हमने एक फोर्स लगाया, ठीक है, अब एक सिंगल फोर्स जो वाला हम लगाते हैं ना, उससे रोटेशन नहीं होता है एक बॉडी पे। अगर हम एक जब सिंगल फोर्स लगाते हैं तो जरूरी नहीं है कि तब मतलब कि मोशन वो क्रिएट हो, ठीक है। रोटेशन जो होता है ना, वो हमेशा पेयर ऑफ फोर्सेस में लगता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं, जैसे कि मैंने स्टेयरिंग व्हील का एग्जाम्पल लिया था, ठीक है। तो यहाँ पर समझ लो हमने ली है स्टेयरिंग व्हील, ये पाइवर्टेड है। हम जब चलाते हैं, ठीक है, स्टेयरिंग व्हील तो हम दोनों हाथ से चलाते हैं। यहाँ पर हमने फोर्स लगाया और एक यहाँ पर हमने फोर्स लगाया, तो ये क्या हुआ? कपल ऑफ फोर्सेस, पेयर ऑफ फोर्सेस, टू फोर्सेस दैट क्रिएट्स रोटेशन, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं कपल। The pair of forces formed by the external force and the force of reaction is called a couple। ठीक है, जब जो हम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, उस फोर्स की वजह से जो ऑपोजिट साइड में जो एक और एक फोर्स ऑफ रिएक्शन लग रहा है उसको हम बोलते हैं कपल। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टू इक्वल एंड ऑपोजिट पैरेलल फोर्सेस नॉट एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन फॉर्म्स अ कपल। जैसे कि अभी यहाँ पर ये वाला एक एग्जांपल है, ये सीसॉ का एक एग्जांपल है ये वाला, ठीक है। ये है हमारा पाइवोटेड पॉइंट, ठीक है। ये है हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये ए से बी है हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हमने यहाँ पर फोर्स लगाया, तो ये जो है ये ऐसे मूव करेगा, इसका डायरेक्शन ऐसे होगा इस तरफ। तो फिर ये जब इस तरफ आएगा तो ये फोर्स ऑफ रिएक्शन हुआ। तो ये फोर्स, ये समझ लो ये है F1, ठीक है, और ये है F2। तो यहाँ पर टू फोर्सेस लग रहे हैं, लेकिन ये क्या है? फोर्सेस इक्वल है। हमने जो यहाँ पर फोर्स जितना लगाया है, समझ लो 5 न्यूटन, ठीक है, समझ लो हमने इतना फोर्स लगाया है, ये हमारा F1 है। तो इसी फोर्स से जो क्रिएट होगा फोर्स ऑफ रिएक्शन, वो भी होगा 5 न्यूटन। मतलब कि दोनों इक्वल है और पैरेलल फोर्सेस है, ऑपोजिट है। क्योंकि ये जो है, ये F2 है, ये इस साइड का डायरेक्शन है, ये मोशन इस साइड क्रिएट करेगा, रोटेशन जो है ये इस साइड है, और इसका F1 का जो है वो इस साइड है, ठीक है। तो इसलिए ये ऑपोजिट हुआ, तो इसी को हम बोलते हैं कपल, ठीक है। टू इक्वल एंड ऑपोजिट पैरेलल फोर्सेस नॉट एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन फॉर्म्स अ कपल, ठीक है। फिर आता है मूवमेंट ऑफ कपल। जैसे कि मैं इसका एग्जांपल भी दे सकती हूँ कपल का, कि जब हम एक टैप ऑन करते हैं, ठीक है, तो जब हम टैप ऑन करते हैं, हमारा दो फिंगर्स लगता है हमेशा, एक होता है थंब और एक होता है इंडेक्स फिंगर। तो जब हम लगाते हैं, हम जब खोलते हैं, तब आपने देखा होगा कि दो फोर्सेस लगता है, एक होता है F1 और एक होता है F2, ठीक है। तो यहाँ पर भी कपल लग रहा है। और अगर हुआ कि जैसे कि हम टैप बंद कर रहे हैं या फिर हम बॉटल की कैप खोल रहे हैं या फिर बंद कर रहे हैं, तो उसमें भी हमारा दो फोर्सेस लगता है, तो वहां पर भी कपल आता है, ठीक है। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है ये सीसॉ का, और एक है स्टीयरिंग व्हील, ठीक है। तो ये थे एग्जांपल। फिर उसके बाद अब होता है मूवमेंट ऑफ कपल। मूवमेंट ऑफ कपल मतलब कि जैसे कि फॉर एग्जांपल ये है हमारा, ये सीसॉ के एग्जांपल से ही मैं आपको समझाती हूँ ये वाला क्या है। फॉर एग्जांपल ये है हमारा, समझ लो कि यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है ये है d, ठीक है। ये यहाँ से a और ये यहाँ से b, ठीक है। तो अब यहाँ से ये o से लेकर a तक यहाँ पर एक फोर्स है, ये समझ लो ये है ये है F1 और ये है F2, ठीक है। तो जब हमें पता है कि टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो हमारा जो F1 है उसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा है? O से B तक, ठीक है। F1 के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस है O से B। सबसे पहले अगर हम ऐसे अगर लिखेंगे F1 इंटू OB, ये हमारा क्या है? ये हमारा मोमेंट ऑफ फोर्स है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम F2 देखेंगे, इसका क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस? OA। तो F2 इंटू OA, ठीक है। तो अगर हम OA प्लस, अगर हम टोटल निकालेंगे, टोटल फोर्स, हम लोग को टोटल टॉर्क चाहिए, तो हम कैसे करेंगे?
फोर्स हम दोनों का क्या है, फोर्स जो होता है वो इक्वल होता है, ठीक है, तो हम उसे F ले लेंगे इनटू OB प्लस OA, ठीक है। तो अगर हम ये OB प्लस OA करेंगे तो हमारा क्या आएगा, हमारा ये पूरा आ जाएगा ये भी F इंटू AB, तो यही है हमारा मोमेंट ऑफ कपल, ठीक है। ये F इंटू AB जो है यही है हमारा मोमेंट ऑफ कपल। हमने पहले टॉर्क पढ़ा था, तो टॉर्क क्या होता है, वो कि जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं और एक पाइवोटेड पॉइंट पे, ठीक है, और जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड हो रहा है और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उन दोनों को जब हम करते हैं प्रोडक्ट निकालते हैं तब हमारा निकलता है मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ कपल क्या होता है कि जब आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, तो टू फोर्सेस हमारा था F1 और F2, ठीक है। जब हम इन दोनों का हमने बिटवीन परपेंडिकुलर डिस्टेंस साथ में निकाला तो हमारा क्या निकला, ए बी निकला। तो फिर ये हमारा क्या हुआ, मोमेंट ऑफ कपल हुआ। ये था इधर फोर्स इनटू ए बी, तो हमारा फॉर्मूला क्या है मोमेंट ऑफ कपल का, आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, ठीक है। ये था हमारा कपल। फिर उसके बाद कपल का एग्जांपल्स भी होते हैं, जैसे कि टाइटनिंग द कैप, ठीक है, टर्निंग अ वाटर टैप, ठीक है, या फिर हो सकता है कि जब हम लॉक में की लगाते हैं, ठीक है, तो फिर उसका जो टर्निंग इफेक्ट होता है उसको भी हम कपल बोलते हैं, क्योंकि वहां पे हमारा दो फोर्सेस लग रहा होता है, ठीक है। या फिर हम बोलते हैं स्टेयरिंग व्हील, ठीक है, बेस्ट एग्जांपल इज स्टेयरिंग व्हील एंड सीसॉ। फिर उसके बाद हम अब पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये स्पेशली अगर आप 10th में है अभी, तो अगर आप साइंस स्ट्रीम में जाएंगे तो इक्विलिब्रियम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन क्लास 12 इफ यू आर रीडिंग साइंस फिजिक्स, ठीक है। तो अभी हम पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम जो है, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है पहले तो ये देखिए। When a number of forces acting on a body produce no change in its state of rest or of motion, the body is said to be in a state of equilibrium. बहुत इजी है। फॉर एग्जाम्पल कि हमने एक बॉडी पे, ठीक है, हमने एक बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर एक बॉडी है, यहाँ पर ये एक बॉडी है, हमने इसको फोर्स लगाया, ठीक है, हम इसको फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर इसका ये जो बॉडी है ये स्टेशनरी है हमारी बॉडी, अगर ये मोशन क्रिएट नहीं हो रहा है, ठीक है, या फिर अगर इसका जो स्टेट ऑफ रेस्ट है ये चेंज नहीं हो रहा है, तो ये क्या है, ये इक्विलिब्रियम है। ये बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में आती है, तो इसी को हम बोलते हैं स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। इक्विलिब्रियम जो होता है वो टू टाइप्स के होते हैं, एक स्टैटिक और एक डायनामिक। स्टैटिक क्या होता है कि व्हेन अ बॉडी रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेवरल फोर्सेस द बॉडी इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। मतलब कि जब एक इक्विलिब्रियम लग रहा होता है एक बॉडी के ऊपर, अगर वो स्टेट ऑफ रेस्ट पर है, ठीक है, बहुत सारे उसमें फोर्सेस लग रहे हैं लेकिन जो बॉडी है वो रेस्ट पर ही है, उसको हम बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पर है एक हम एक एग्जांपल ले लेंगे, ये एक ब्रिक है, ठीक है, ये वाला ये एक ब्रिक है, ठीक है, और ये जो उसका ये एक टेबल पे रखा हुआ है, तो ये जो टेबल पे रखा हुआ है तो ये एक कुछ फोर्स लगा रहा है, ठीक है, ये नीचे की तरफ कुछ फोर्स लगा रहा है और ऊपर टेबल के वजह से कुछ फोर्स लग रहा है ब्रिक के ऊपर। तो क्या हो रहा है यहाँ पर कि ये दोनों जो फोर्सेस हैं ये ऑपोजिट है, ठीक है। ये जब ब्रिक जो है ये जो रखा हुआ है टेबल के ऊपर, ये जो कुछ फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, अब इसका जो खुद का वेट है, जो मैंने यहाँ पर जो mg लिखा हुआ है, ये अपने वेट के वजह से कुछ फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, ठीक है। और ये टेबल जो है वो उसे उसका जो वेट संभालने के लिए कुछ फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पर ये एन से डिनोट कर रखा है, ठीक है। तो ये जो होता है कि दो फोर्सेस जो होता है वो इक्वल है, ऑपोजिट है और अलोंग द सेम लाइन। अगर हम ये नोटिस करेंगे तो ये जो है ये अलोंग द सेम लाइन, ठीक है। तो क्या करेंगे हम अभी, क्या सोचेंगे कि अगर ये दोनों सेम लाइन पे हैं, इक्वल एंड ऑपोजिट है,
तो मतलब कि ये बैलेंस कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है, फोर्स जो हो रहा है वो बैलेंस हो रहा है, इक्वल हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि कोई भी नेट फोर्स हमारा नहीं निकलता। तो क्या होता है कि बॉडी जो होती है वो हमेशा रेस्ट पर ही रहती है, इसलिए ये बॉडी क्या है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। फिर उसके बाद अब हम पढ़ेंगे कि डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। डायनामिक इक्विलिब्रियम जो होता है वो पूरा ऑपोजिट होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम के, कि जब एक बॉडी स्टेट ऑफ मोशन में है, मतलब कि कोई एक बॉल है, ठीक है, मैंने उसे जोर से फेंका, वो मोशन में है, ठीक है, लेकिन बहुत सारे फोर्सेस उसके ऊपर लगने पर भी वो अगर स्टेट ऑफ मोशन में ही है तो उसको हम बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये था दो फोर्सेस, दो इक्विलिब्रियम, स्टैटिक एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। फिर उसके बाद अगर इसका एग्जांपल देखेंगे तो फिर एक एरोप्लेन अगर हम लेंगे, तो एरोप्लेन जो है वो एक कांस्टेंट हाइट पर उड़ता है, ठीक है। उसका जो वो कांस्टेंट हाइट है वो कैसे होता है कि उसका जो वेट होता है वो वेट जो है वो बैलेंस हो जाता है, वो जो अपवर्ड लिफ्टमेंट होता है और जो उसका वेट होता है जो उसके डाउनवर्ड की तरफ होता है, इसी ब्रेक के एग्जांपल की तरह ही वो क्या होता है कि बैलेंस हो जाता है। इसके वजह से एरोप्लेन जो होता है वो स्टेट ऑफ मोशन में ही होता है। सो ये एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल था। अगर हम लेंगे कि एक रेन ड्रॉप, ठीक है, जो बारिश की जो बूंदे होती हैं जब वो अर्थ के सरफेस पे आती है तो एक वो कांस्टेंट वेलोसिटी से आती है, एक कांस्टेंट स्पीड होता है उसका, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है कि वो जो पानी की जो बूंद है, वो जो रेन ड्रॉप है, उसका एक वेट होता है, जो कि जो बॉयंट फोर्स मतलब कि वो जो अपथ्रस्ट, ठीक है, अपथ्रस्ट के साथ क्या होता है कि वो इक्वल हो जाता है। बहुत सारे फोर्सेस होता है, फोर्स फ्रिक्शन, ठीक है, विस्कोसिटी, ठीक है। तो इन सब फोर्सेस की वजह से भी क्या होता है कि नेट फोर्स जो हो जाता है वो हो जाता है जीरो, और इसीलिए वो क्या करते हैं, वो फॉल डाउन हो जाता है विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। ये दोनों थे एग्जांपल्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। अगर हम कंडीशंस देखें, कंडीशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी शुड बी जीरो, द algebraic sum of moments of all the forces acting on a body about a point of rotation should be zero। मतलब कि जब एक बॉडी इक्विलिब्रियम पे है तो उसके जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उन सबका फोर्सेस का रिजल्टेंट जीरो आना चाहिए, क्योंकि जब बॉडी के ऊपर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं और जब वो सारे फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं या फिर बैलेंस कर रहे हैं तो हमारा नेट रिजल्टेंट क्या निकलेगा, जीरो। तो इसीलिए वो तभी हम बोल सकते हैं कि वो बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम है। फिर हमारा सेकंड पॉइंट क्या बोलता है कि एल्जेब्रिक सम, मतलब कि एक बॉडी का मोमेंट ऑफ फोर्सेस, अगर हम उसके बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, अगर हम उसका मोमेंट ऑफ फोर्स सबका निकालेंगे और उसका एल्जेब्रिक सम करेंगे और उसका पॉइंट ऑफ रोटेशन, मतलब कि अगर हम यहाँ पर दो फोर्सेस मतलब कि जैसे कि कपल, ठीक है, अगर हम रोटेशन हो रहा है, ठीक है, उसका अगर हम मोमेंट्स ऑफ फोर्सेस लेंगे, एल्जेब्रिक सम करेंगे और अगर जीरो आया तो मतलब कि वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है। तो ये दो कंडीशंस हैं जिसकी वजह से बॉडी जो होती है वो इक्विलिब्रियम में ही होती है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा आता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी से आपका जो है फोर्थ चैप्टर का पार्ट 2 स्टार्ट होता है, ठीक है। इस वीडियो के लास्ट में बहुत सारे क्वेश्चन भी आप लोग को मिलेंगे। इसके बाद मैं एक नेक्स्ट शॉर्ट वीडियो डालूंगी, उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन इसके मिलेंगे। तो अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है, हमने 9th क्लास में ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है, कि टू बॉडीज होते हैं वो अट्रैक्टिव रिपल्सिव वो सब पढ़ा था ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। कि अर्थ क्या करता है कि पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है टुवर्ड्स द सेंटर एंड एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्रिएट हो जाती है पार्टिकल के ऊपर एंड वो सब वेट ऑफ द पार्टिकल एंड ऑल की वजह से होता है। तो ये सब ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में आपको पता हो। तो इन सब से हमें क्या पता चलता है कि एक बॉडी जो होती है उसका जो वेट होता है, ठीक है, हमें पता है कि एक बॉडी पे एक सब्सटेंस, ठीक है, हम एक सब्सटेंस, हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में थोड़ा बात करेंगे कि समझ लीजिए कि ये एक बॉडी है, ठीक है, इसके ये पार्टिकल्स है मतलब मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये एक सॉलिड है, ठीक है, लेकिन आप सोच रहे हैं कि सॉलिड है फिर भी इसके मॉलिक्यूल्स इतने दूर दूर क्यों है, लेकिन मैं ये थोड़े से ही दिखा रही हूँ, मैं सारे तो दिखा नहीं सकती अब मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो समझ लीजिए कि ये मॉलिक्यूल्स है, सबका फोर्स है, सबका वेट है, तो ये वेट कहाँ तक लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा, ठीक है।
ये सबका क्या करेगा, वेट जो है वो नीचे की तरफ लगेगा। ठीक है, तो अब सबका जो वेट है वो अलग है। समझ लो इसको मैंने लिख दिया W1, W2, W3, W4, ऐसे मैंने बहुत सारे पार्टिकल्स दे दिया। लेकिन इसका वेट, ठीक है, जो टोटल वेट होता है, ठीक है, अगर हम एल्जेब्रिक सम करेंगे तो फिर वो किस तरफ लगेगा, सेंटर की तरफ लगेगा। ठीक है, वो किस तरफ लगेगा, सेंटर की तरफ लगेगा। तो इसी को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जब हम इन सब का एल्जेब्रिक सम करेंगे, इन सारे वेट्स का जब हम एल्जेब्रिक सम करेंगे, उसके बाद हमारा जो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है ना, वो एक 0 पॉइंट पे आता है। ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं, ये एक G पॉइंट होता है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, इसके बहुत सारे कंडीशंस हैं, बहुत सारे इसके वो है फैक्टर्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो कि हम अभी पढ़ेंगे। जो कि सबसे पहले आता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए बॉडी इज द पॉइंट अबाउट विच द algebraic sum of moments of weights of all the particles constituting the body is zero। वही जो मैंने अभी बताया कि यहाँ पर हमने अभी एक बॉडी ले ली है। ठीक है, इसके ये है मॉलिक्यूल्स, सबका अलग अलग वेट है। ठीक है, इसका W1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है। लेकिन हम जब इसका एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट करेंगे तब आएगा 0। वो एक पॉइंट पे आएगा जो कि है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जब ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमें मिल जाती है ना, जहां पर एल्जेब्रिक सम 0 होता है, ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दैट बॉडी। ठीक है, उस बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है, जैसे कि ये है, ये एक बॉडी मैंने जो यहाँ पे बनाई है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है, सेंटर में है। जरूरी नहीं है कि वो सेंटर में ना हो। ठीक है, ये भी एक पॉइंट है जो कि है हमारा सेकंड वाला। इट इज नॉट नेसेसरी दैट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑलवेज बी विद इन द मटेरियल ऑफ द बॉडी। कि जैसे कि ये बॉडी का ये सरफेस, ये सेंटर पे है, ये यहाँ पर भी हो सकता है, ये इसके सरफेस पे भी हो सकता है, ये यहाँ पर भी हो सकता है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, कहीं पे भी हो सकता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जरूरी नहीं है कि वो हमेशा मेटेरियल मतलब कि बॉडी के अंदर ही हो या फिर सेंटर में ही हो। ठीक है, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूं, ये है एक ट्राइंगुलर लैमिना का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इसका यहाँ पे क्या बन रहा है, सॉरी गलती है, ये हमारा एक ट्राइंगुलर लैमिना है। ठीक है, यहाँ से अगर हम एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे और फिर उसके बाद यहाँ से और एक, और यहाँ से और एक, तो हम लोग को हमारा ये एक सेंटर मिलेगा जो कि है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, अगर वैसे ही अगर हम एक लेंगे रॉड, ठीक है, ये है एक रॉड है, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा, यहाँ पर। ठीक है, अब ये एक सिलेंडर भी अगर हम बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से इसका यहाँ, इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है यहाँ पर मिडल में है। तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑलवेज बी विद इन द मटेरियल। तो और भी हम बोल सकते हैं कि ज्यादातर जो होता है कि डायगोनल्स, अगर जैसे कि ट्रायंगुलर लैमिना का मैंने ये डायगोनल्स क्रिएट किया है, उसकी वजह से सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमें मिला है। तो बहुत सारे सब्सटेंसेस में, बॉडीज में हम जब उसका डायगोनल्स निकालते हैं तभी जाके हम लोग को उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिलता है। ठीक है, ऐसे ही करके हम लोग को हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत सारे सब्सटेंसेस का मिलता है। द पोजिशन ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिपेंड्स ऑन इट्स शेप। ये बात है, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूं, अगर एक वायर है, ठीक है, अब जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर बताया, मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया था कि ये एक वायर है। ये मैं थोड़ा बड़ा मोटा कर रही हूँ वायर को ताकि आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी दिखाऊं। ठीक है, ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर है। अब इसी वायर को मैं सर्कल में कन्वर्ट कर दूं, मीन्स सर्कल में इसको मोड़ दूं, तो जरूरी नहीं है कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहीं पर हो, क्योंकि ये यहाँ पर ये ऐसे है ना। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने कैसे इस वायर को मोड़ा है। ठीक है, इसका मैंने सिर्फ शेप चेंज किया है। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसका यहाँ पर हो, नहीं, इसका यहाँ पर है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका यहाँ पर है, ना कि यहाँ। ठीक है, जब अगर शेप चेंज हो जाता है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पोजीशन भी चेंज होगा। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स आपको अच्छे से दिमाग में रखना है।
सेंटर ऑफ ग्रेविटी के, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और इन्हीं पे आते हैं क्वेश्चन ज्यादातर इस चैप्टर से। फिर उसके बाद आता है हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग टॉपिक था, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अब दूसरा टॉपिक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है कि जब एक पार्टिकल, ठीक है, वो ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, एक सर्कुलर पाथ पे। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि ये एक बॉल है, ठीक है, यहाँ पर मैंने इस पे फोर्स जब लगाया है, ठीक है, तो मूव कर रहा है ये, अभी इक्वल डिस्टेंस ही करेगा, ये एक पार्टिकल है, ये मोशन क्रिएट कर रहा है, ठीक है, ये इधर तरफ, ठीक है, फिर इसका ये इधर तरफ, ये क्या है, वेलोसिटी है, ये जो इसका वेलोसिटी है मैं वो ड्रॉ कर, ठीक है, कि इसका जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ द मोशन सेम रहेगा, कि ये इसी साइड अगर मैंने फोर्स यहाँ से लगाया है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये इक्वली डिस्टेंस पे जाएगा, सेम इंटरवल, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उनका वेलोसिटी भी सेम, इनका जो वेलोसिटी होता है पार्टिकल्स का वो नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, यूनिफॉर्म भी हो सकता है, ठीक है। तो यही बात है कि जब एक पार्टिकल मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ, इट्स मोशन इज सेड टू बी ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, कि ये एक पार्टिकल है, ये एक रोटेशनल मोशन हो रहा है, इसमें सर्कुलर पाथ में जा रहा है, ये है इसका v, ठीक है, ये वेरिएबल भी हो सकता है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, तो ये यूनिफॉर्मली ही जा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। फिर आता है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ना उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, उस पर जनरली क्वेश्चंस आते हैं, बहुत मतलब रीजनल क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं वो आपको इस वीडियो के बाद जो मैं शॉर्ट्स वीडियो डालूंगी उसमें वो क्वेश्चंस होंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है कि जब फोर्स जो होता है वो एक बॉडी सर्कुलर पाथ पे एक बॉडी मूव कर रही है, फोर्स हमने लगाया है, और इन डायरेक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, कि मतलब कि जो फोर्स लग रहा है वो बॉडी के सेंटर पे लग रहा होगा। मैं अभी आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, ये है हमारा पार्टिकल, ठीक है, ये मूव कर रहा है, ये है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, जब ये मूव कर रहा है ना तो इसका फोर्स कहाँ लग रहा है, अंदर की तरफ लग रहा है, फोर्स का डायरेक्शन है अंदर की तरफ, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ इन अ डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, मतलब कि ये जब सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तब इसका जो फोर्स बॉडी के ऊपर लग रहा है वो अंदर की तरफ लग रहा हो, तो उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, ये है सेंट्रीपिटल फोर्स। फॉर एग्जाम्पल जब मून अर्थ के चारों तरफ घूमता है तो उसका इलेप्टिकल पाथ होता है, ठीक है, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है, जो कि अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मून को अपने चारों तरफ घुमाता है। फॉर एग्जाम्पल ये अर्थ है और ये मून है, ठीक है, ये ये जो है, ठीक है, ये अपने ही एक्सिस में घूम रहा है, ठीक है, ये इसका अपना ही एक्सिस है एक, तो ये जब घूमता है ना तो क्या होता है कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, फॉर एग्जाम्पल इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इधर है, ठीक है, इसका जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है इसी के वजह से ये मून को अपने चारों तरफ घुमाता है, तो फोर्स का डायरेक्शन कहाँ हुआ, सेंटर की तरफ, ये मून यहाँ पर आया तो ये सेंटर की तरफ फोर्स लगा, मून यहाँ पर आया तो ये सेंटर की तरफ फोर्स लगा, ठीक है, अब तो आपको समझ में आ रहा होगा, मैं जैसे ड्रॉ करके आपको समझा रही हूँ, ठीक है, तो ये क्या हुआ, सेंट्रीपिटल फोर्स हुआ। फिर आता है हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मतलब कि फोर्स assumed to be acting on a body in a direction away from the center of circular path is called centrifugal force. अब सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, फोर्स ऑफ रिएक्शन, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वो एक रियल फोर्स नहीं होता है, एक फिक्शियस फोर्स होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है assumed, मतलब कि एक फिक्शियस फोर्स है, नॉट ए रियल फोर्स लाइक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन आता है, इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अ रियल फोर्स और अ फिक्शियस फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है कि वो एक
फिक्शियस फोर्स होता है, ठीक है। और इसका क्या मतलब होता है कि जब एक बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहा है, ये एक ऑब्जर्वर एज्यूम कर रहा है कि जब फोर्स लगता है बॉडी के ऊपर तो उसका डायरेक्शन जो है वो सेंटर की तरफ नहीं होता है, वो सेंटर से बाहर होता है। कुछ सर्कुलर पाथ होता है उससे सेंटर से बाहर होता है, तो इसी को हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। मैं इसके क्वेश्चंस जो कि बहुत बेसिक आते हैं बोर्ड्स में, मैं वो डाल दूंगी शॉर्ट के वीडियो में। फिर उसके बाद यहाँ पर यहीं पे हमारा ये वीडियो खत्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट कर सकते हैं, और भी फिजिक्स की वीडियोस आएंगी और बहुत ही जल्दी आएंगी। अगर हो सके तो आप प्लीज लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कुछ भी अगर आपको सजेशंस वगैरह देना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज डू शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।